गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है, सभी को सुप्रभात। और आज हम लोग रिटायरमेंट का प्रैक्टिकल लेक्चर देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिटायरमेंट के कुछ रूल्स कवर किए, साथ में एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन आप जरूर करें। जब तक आपको रूल कंफर्म नहीं होंगे तब तक रिटायरमेंट या डेथ का कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बात, बस 2 से 3 मिनट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि हम रूल कवर कर चुके हैं। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर का जो बेसिक डिफरेंस है डियर, वो है आपका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ के टॉपिक पे आप सभी काम करेंगे, उसे आप जरूर पढ़ेंगे, उसका लेक्चर आप जरूर देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस आपको करना है। जब तक वहां पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में 90% चीजें सेम है, बस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आपका एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। साथ में मैंने आपको ये बात बताई और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ का चैप्टर आपके एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आता है। एडमिशन का चैप्टर, रिटायरमेंट का चैप्टर आपका ऑप्शनल रहेगा, यानी या तो आपको एग्जाम में ऑप्ट करना रहेगा एडमिशन या तो रिटायरमेंट। लेकिन जब डेथ का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो डेथ के चैप्टर में आपको केवल डेथ का क्वेश्चन करना पड़ेगा, वहां ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आप सभी हमारे साथ आ जाइए। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज की क्लास में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। ठीक है सर, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ पुनीत, राहुल एंड सीमा वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ पुनीत, राहुल एंड सीमा गिवन एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 15 की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में कैपिटल है पुनीत, राहुल और सीमा की, रिजर्व है 20,000 का, क्रेडिटर्स है 14,000 का, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, कैश, ये हमारे पास एसेट्स है। टोटल लगा 1,74,000। साथ में हमें बताया देवर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 532, 538:10, यानी 5:3:2 के रेशियो में ये अपना PSR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सीमा डाइड ऑन 1 अक्टूबर, कहते हैं सर सीमा की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को, और इट वाज एग्रीड बिटवीन हर एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट, कहते हैं जो उसके एग्जीक्यूटर हैं, सीमा के जो एग्जीक्यूटर हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए। कुछ एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए, किन किन पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, वो पॉइंट आप देखने चल रहे हैं। पहला है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वर एज फॉलोज। 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 आपको प्रीवियस 5 ईयर का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस प्रीवियस ईयर के 5 प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मानते हुए आपको फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करना है। साथ में सीमा का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हुए एंट्री पास करनी है और आपको लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। ओके सर। पेटेंट ही वैल्यूड ₹16,000, मशीनरी एट 56,000, बिल्डिंग एट 60,000। कहते हैं कि सर आपको कुछ एसेट्स की वैल्यू भी बता दी गई कि पेटेंट की वैल्यू ऑफ 16,000 यानी 16,000 हो गई, मशीनरी की वैल्यू 56,000 हो गई, और बिल्डिंग की वैल्यू सर आपकी हो गई 60,000। ओके सर, इसका इंपैक्ट सर कहां पड़ेगा? सर जब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात हमें क्वेश्चन में बताएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हो रही है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें इसका इफेक्ट दिखाना होगा। ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 be taken as having been accrued at the same rate as that in the previous year। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी ही अच्छी बात, और लिखने का जो इनका तरीका है बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ा ही अच्छा है। ध्यान से सुनेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं सर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो निकाला जाएगा, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो निकाला जाएगा उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है। यानी जो आपका 15-16 का प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आप बेस मानते हुए प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे। क्वेश्चन में सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ
टाइम के बेस पे निकलेगा। जब तक ये बात आपको क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा, बाकी चैप्टर्स में भी, आगे के भी चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आप करें पहले आप प्रॉपर टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में दें। केयरफुली अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन भी आपसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके सर, जब भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस मिले कि प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर बी टेकन एज having been accrued at the same rate as that in the previous year, इसका मतलब ये है, कहते हैं सर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस माना जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब है जितना प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में हुआ था हम एज्यूम करेंगे कि उतना ही प्रॉफिट हमें करंट ईयर में हो रहा है और उसी डेटा के बेस पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन में सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन में प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ सर टाइम के बेस पर कैलकुलेट करने वाले हैं। साथ में डेथ का टाइम क्या था क्वेश्चन में, सर डेथ हो रही थी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर चाहे कहा जाए चाहे उसे 30 सितंबर कहा जाए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 30 सितंबर का मतलब है सितंबर का लास्ट डे और 1 अक्टूबर का मतलब है अक्टूबर का फर्स्ट डे। दोनों में AM और PM का डिफरेंस है। 30 सितंबर की वो काली घनी रात और 1 अक्टूबर का वो सुबह, दोनों सेम है। दोनों में केवल AM और PM का डिफरेंस होता है। तो डेट लिखे होने से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यानी सर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों का मतलब यहां पर सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो 30 सितंबर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है, तो वर्किंग पीरियड निकाला जाए। हाँ जी सर निकालते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर इसका मतलब ये हो गए टोटल 6 मंथ। यानी हमारा जो WP निकला, वर्किंग पीरियड निकला, वो 6 मंथ निकला। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ओके सर, चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन 10% के लिए करना है। अ सम ऑफ ₹15,500 वॉज पेड। हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, कहते हैं एग्जीक्यूटर को 15,500 का पेमेंट तुरंत कर देना है। बाकी जो पेमेंट बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये बात आपने रिटायरमेंट के चैप्टर में भी सीखी। अगर आपसे पेमेंट करने की बात नहीं करेगा तो आप उस अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट अगर आपको टोटल ड्यूज में से कुछ भी इमीडिएट पेमेंट की बात करेगा तो आप उसको टू कैश या टू बैंक आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते थे। रिमेनिंग बैलेंस को आप पार्टनर्स लोन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। तो इसका मतलब यह है सर कि यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि इमीडिएट पेमेंट एग्जीक्यूटर को 15,500 करना है। तो 15,500 की एंट्री हम लोग अभी देखेंगे। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहते हैं सीमा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, साथ में सीमा के एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनाना है। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, कोई दिक्कत सर कहीं नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन बहुत बचपन में ही सीख लिया था। जब हमने कॉमर्स का नाम नहीं सुना था तब से हम लोग रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन नंबर 7 और सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉपर लेक्चर है यूट्यूब पर, अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं है तो पॉइंट आप देख लें। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी रीवैल्यूएशन के रीवैल्यूएशन बनाते समय कैपिटल, गुडविल और रिजर्व को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैपिटल, गुडविल और रिजर्व को कभी भी रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये आपके रिवैल्यूएशन का क्रेडिट पार्ट है, ये आपके रिवैल्यूएशन का डेबिट पार्ट है। डेबिट पार्ट को हम 2 से इंडिकेट करेंगे, क्रेडिट पार्ट को हम 22 से इंडिकेट करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या है सर? पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन हमेशा सिंगल कॉलमनर बनता है। ये सारी बात प्रीवियस लेक्चर में भी आप मेरे साथ सीख चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जितनी भी बातें आपने सीखी है एग्जाम तक वो सारी बातें आप भूल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस आप करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले, संडे आप रिवीजन टाइम अपना रखें,
टाइम टेबल आप जरूर बनाएं। बिना टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम टाइम में आपको बुक्स हेल्प नहीं करेंगी, टीचर आपका कॉल पिक नहीं कर पाएगा, बट आपने जो नोट्स बनाए होंगे चैप्टर को पढ़ते समय, डिटेल चैप्टर को पढ़ते समय जो नोट्स आपने बनाए होंगे, एग्जाम टाइम में वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज फोकस ऑन योर नोट्स। टाइम टेबल जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए और पढ़ाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करिए। मॉर्निंग में एक्सरसाइज आप जरूर करें, बाहर की चीजें बिल्कुल आप ना खाएं। मैं कल देख रहा था लखनऊ के जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मैं कल स्टेटस में ऐसे चेक कर रहा था कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब संडे को लॉकडाउन नहीं रहेगा, हर बच्चा मॉल में जाना शुरू कर दिया, मूवी शुरू हो गई, घूमना टहलना शुरू हो गया। इन सब से आपको केवल प्रॉब्लम आएगी। मार्च तक, अपने एग्जाम तक आप सभी लोग अपने आप को आइसोलेट रखें और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी स्टडी पे दें। जब भी आप थक जाएं, योगा व्यायाम करें, म्यूजिक सुने, जो भी आपको पसंद है वो आप करें। बट अगर आपने मार्च तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, खुद को मैनेज नहीं किया, फाउंडेशन आपका अच्छा नहीं हुआ, ना तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो पाएगा, ना किसी प्रोफेशनल एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप अपने कैरियर को फोकस करें। यहां पर आपको टाइम है अपनी लाइफ को मैनेज करने का, अपनी लाइफ को बनाने का। टीचर का काम है गाइड करना, पेरेंट का काम है आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए मनी अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। बट सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी बच्चों की है कि आप अपने कैरियर के बारे में कितना सोचते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में कितना सोचते हैं। आप डेली सोचते तो है पढ़ना है, लेकिन आप दूसरे दिन उस पर काम नहीं करते हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को, स्टडी को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, आप उसको सेकेंडरी प्रोसेस पे रखेंगे, तो तब तक आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि पढ़ाई के अलावा लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है कि चचा हमारे विधायक हैं, वो हमारा यहाँ करवा देंगे, वो हमारा वहाँ करवा देंगे। बेटा ये सब केवल सुनी सुनाई बातें हैं। लाइफ में अगर कुछ करना है तो खुद से करना है, अपने दम पे करना है और किया भी जा सकता है। लेकिन अभी समय है बड़ी तैयारी की, बड़े एग्जाम की, मेहनत करने की। और अगर अभी आपने अपने लाइफ में मेहनत करने का, हार्डवर्क का आपने रूटीन मेंटेन नहीं किया तो बाद में आप चाह के भी चीजें नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम आपके डे टू डे करीब आते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन पे आने से पहले बैलेंस शीट को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय सर बैलेंस शीट का ही सबसे बड़ा रूल है। पेटेंट 12,000 का था, क्वेश्चन कर रहा है कि सर पेटेंट अब 16,000 का हो जाएगा। पेटेंट आप देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट्स में मिलेगा। सबसे अच्छी बात आपको भी पता चल गया कि पेटेंट एक एसेट से, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको एसेट्स लिखा मिलेगा। तो पेटेंट एक एसेट से, पहले था 12 का, अब हो गया 16। पेटेंट की वैल्यू बढ़ रही है, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हमेशा हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे बाई पेटेंट, और बाई पेटेंट के नाम से कितनी वैल्यू लिखेंगे? 16 माइनस 12, कितनी वैल्यू रिकॉर्ड होगी सर? 4000। 16 माइनस 12 पेटेंट की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड होगी? 4000। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम उतनी ही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं जितने से वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो 4000 से पेटेंट इंक्रीज हो रहा था तो पेटेंट को हमने 4000 से रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्या कि मशीनरी की वैल्यू 56 हो गई। चलिए चेक कर लेते हैं कि मशीनरी हमारे बैलेंस शीट में कितने की थी सर? कहते हैं सर मशीनरी हमारे बैलेंस शीट में पहले 60,000 की थी, अब हमसे क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे मशीनरी की वैल्यू 56,000 हो गई। यानी सर मशीनरी की वैल्यू 4,000 से कम हो गई। मशीनरी हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है, वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, और जब हमें लॉस होगा तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा सर? यहां पर हम लोगों ने लिखा टू मशीनरी, क्या लिखा? टू मशीनरी अकाउंट, और टू मशीनरी अकाउंट करके कितनी वैल्यू लिखा? 4000। ओके सर, अगली इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं सर। अगली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास रिवैल्यूएशन की? रिवैल्यूएशन की अगली इंफॉर्मेशन है कि सर बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 हो गई। अच्छा जी सर, बैलेंस शीट में चेक किया जाए बिल्डिंग कितने का है?
हाँ सर चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने का है। बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग है 40,000 की। क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमारी बिल्डिंग 60,000 की हो गई। सर बिल्डिंग होती है एक एसेट्स, और बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 60 होने का मतलब आपके बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई। 20,000 से बढ़ने का मतलब सर आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। उस 20,000 के प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पर हमने लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे 20,000, 60 माइनस 40, 20,000 यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टोटल लगाएंगे तो टोटल कितना आएगा 24,000। यहाँ का भी टोटल कितना आ जाएगा सर 24,000। यहाँ पे भी हमने 24 लिखा, 24 माइनस 4 किया तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया सर 20,000। जो 20,000 का प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स होंगे। टू चेक कर लेते हैं। वैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय लिखते क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्पेस की कमी होती है तो मैं पी लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, अदरवाइज एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। पुनीत, राहुल और सीमा पार्टनर हैं। इनका PSR 5:3:2 का है। तो 2 पीस कैपिटल पुनीत, 2 राहुल्स कैपिटल और 2 सीमास कैपिटल। सर कितना 5/10, 5/10 इसका निकालोगे ना तो 10,000 आ जाएगा। अच्छा जी सर 3/10 निकालोगे तो 6,000 आ जाएगा। 2/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4,000, और टोटल लगाओगे तो 10, 6, 4 कितना हो जाएगा 20,000। यह आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। हमें सीमा का शेयर चाहिए क्योंकि सीमा की डेथ हो रही है, कैपिटल अकाउंट सीमा का बनाना है, तो हम लोग केवल सीमा का ही शेयर माइंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रिवॉल्यूशन में केवल सीमा के लिए रिवॉल्यूशन बनाए, रिवॉल्यूशन तो आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। अब ऐसा ना करना कि इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ लेना कि सर हम केवल सीमा के लिए वैल्यू लिखेंगे, बाकी वैल्यूज हम लोग नहीं लिखेंगे। कुछ नालायक हैं जो ऐसे शोध करते हैं और उनके शोध की वजह से जो है प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे शोध आपको नहीं करने हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं सीमा का कैपिटल अकाउंट। तो सीमा का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लिया जाए। हाँ जी सर ड्रॉ कर लेते हैं। जी यहां पर मैंने लिखा सीमास कैपिटल अकाउंट। सिंगल कॉलम का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिस पार्टनर का डेथ होगा उसी का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। फॉर्मेटिंग आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे। क्या है फॉर्मेटिंग सर, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं हम लोग, ये हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। अमाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया, पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिखा हमने यहाँ पर सर अमाउंट लिखा। कैपिटल अकाउंट का सर ये फॉर्मेट बन गया। कैपिटल अकाउंट बनाते सर हमें कुछ चीज़ें पता हैं, क्या डेबिट जाती हैं सर, क्या क्रेडिट जाती हैं, क्या क्या डेबिट क्या क्या क्रेडिट जाती हैं सर। हर कैपिटल अकाउंट में सर सबसे पहली चीज़ जो कॉमन है वो है बाई बैलेंस बीडी। क्या है वो, बाई बैलेंस बीडी। और कितनी वैल्यू लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी में, जो सीमा की कैपिटल होगी, कितना सर 40,000। साथ में रिजर्व है, इसका भी ध्यान रखेंगे पोस्टिंग करते समय। तो बाय बैलेंस बीडी कितना लिख दें हम 40,000। बाई क्या लिखेंगे सर, बाई सर लिखने वाले हम लोग रिजर्व अकाउंट। ठीक है रिजर्व लिख दिया जाएगा। बाई सर क्या लिखने वाले हैं सर, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। लॉस होता तो डेबिट में लिखते। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की बात हो रही है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख दिया। और बाई गुडविल भी तो लिखना है सर। जी सर लिख देते हैं। पार्टनर का नाम बता दीजिए सर, बाई पुनीत बाई राहुल। तो बाई पुनीत बाई राहुल, गुडविल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग।
प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन पे कमांड बनेगी। प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आप सभी बच्चों की है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ओके सर, यहाँ पर लिखा बाई पुनीत कैपिटल अकाउंट, बाई राहुल कैपिटल अकाउंट। आप एक साथ करोगे एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे आपको दोनों पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे और गेनिंग रेशियो में उनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है सर? नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन होता है तो रिमेनिंग रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो बन जाता है, वही रेशियो आपका न्यू रेशियो बन जाता है। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जबकि जब हमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया होता है तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और वहां पर हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की एंट्री पीएल सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वहां पर हम एंट्री क्या करते हैं? रिमेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर, यानी वही एंट्री करते हैं जो हम गुडविल की केस में एंट्री पास करते हैं। अच्छा जी सर, चलिए वैल्यू सर रख दी जाए। हाँ जी सर, वैल्यू भी रख देते हैं। चेक कर लीजिए और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है आपके पास। रिजर्व का अमाउंट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ऐसे लिख सकते हैं सर रिजर्व है 20,000 का और उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 2/10। 2/10 का 20,000 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। चेक करते चलना है, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आप सभी की है। सर 4,000 यहाँ पर रिजर्व आ जाएगा। बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट सेम आया है सर। ऊपर हम लोगों ने निकाला है 4,000, तो यहाँ पर हमने 4,000 ये लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और पुनीत की कैपिटल यानी गुडविल, यही दो पोस्टिंग हम लोगों को दो वर्किंग नोट करनी है। तो पहला हम लोग करते हैं क्या? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1 और क्या निकालेंगे इसमें? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे और किस बेस पर निकालना है? टाइम के बेस पर निकालना है। क्या कहा गया था क्वेश्चन में? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ के लिए कहा गया था कि जो प्रीवियस ईयर का, ये बैलेंस शीट कब बनी है? 31 मार्च 15 को, यानी 14-15 का जो प्रॉफिट होगा उसी को बेस माना जाएगा। ये क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 बी टेकन एज 15-16, यानी जहां का हम पीएल निकालने जा रहे हैं, कहते हैं इसका प्रॉफिट का जो बेस माना जाएगा सेम वही माना जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर में था। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 14-15 का प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? सर ये देखिए ना, 14-15 का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया कितना? 40,000। कहते हैं आज भी आपको 40,000 ही प्रॉफिट को बेस मानना है। अच्छा जी सर, 14,000 के ही प्रॉफिट को बेस मानना है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द 2014 एंड 15 रुपीज 40,000। कितना प्रॉफिट है सर? 40,000। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। टाइम के बेस पे निकालना है सर, फॉर्मूला बता दो, मंथ वाला है, डेज वाला नहीं है। तो वहां पर हमने आपसे कहा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू आपका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था सर? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर के मंथ। तो प्रीवियस ईयर में सर 12 मंथ ही होंगे इनटू WP इन टर्म ऑफ मंथ, WP इन मंथ। तो WP मंथ में कितना आया सर? 6 मंथ आया, क्योंकि 1 अक्टूबर की डेथ हुई थी। तो अप्रैल से हम अगर 30 सितंबर को काउंट करें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ था। ओके सर, तो यहां पर अब वैल्यू लिखते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना? 40,000 अपॉन 12 इंटू 6, WP 6 हो गया। तो सर सिंपल है, ये 2 टाइम जाएगा, ₹20,000 आया
प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। सर इसके बाद हमें शेयर निकालना होता है, किसका शेयर निकालेंगे सर? सीमा का शेयर निकालेंगे। चलिए शेयर ऑफ सीमा यहाँ पे लिख देते हैं। अगली बात तो यहाँ पे लिखा शेयर ऑफ सीमा, सीमा का शेयर कितना है सर क्वेश्चन में? 2/10। तो 2/10 इंटू कितना कर देंगे सर? 20,000। 0 से 0 सर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा सर? ₹4,000। ये गुडविल का शेयर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं सर। तो 4,000 आपके पास क्या आ गया? गुडविल का शेयर आ गया। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का शेयर है, गुडविल का शेयर नहीं। अभी तो गुडविल निकाला नहीं। तो वर्किंग नोट नंबर सर कौन सा हो गया ये? सर ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 15-16 के लिए उसी प्रॉफिट को बेस मानना है जो प्रॉफिट आपका प्रीवियस ईयर का था। तो प्रीवियस ईयर यानी 14-15 का प्रॉफिट क्वेश्चन में था 40,000। तो हमने फॉर्मूला लिखा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन 12 इंटू WP इन द टर्म ऑफ मंथ। तो 40/12 इंटू 6 किया तो 20,000 आया। ये 6 मंथ का प्रॉफिट आया, जिसमें किसका किसका शेयर है? पुनीत का भी है, राहुल का भी है, सीमा का भी है। हमें किसका शेयर चाहिए सर? सीमा का शेयर चाहिए। तो सीमा का शेयर 2/10 किया तो कितना आया सर? 4,000 आया। नो प्रॉब्लम सर। सर एंट्री बताएंगे क्या आप? चलो बता देते हैं। आप लोग कहते हैं तो आप लोगों की ही बात मान लेते हैं कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। जनरल एंट्री बनती है सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ होगी सर उसका नाम लिखेंगे, टू सीमास कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखने वाले हैं सर? तो सर अमाउंट लिख रहे हैं हम लोग 4,000। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने 4,000 लिख दिया एंड 4,000। पोस्टिंग क्या बनेगी सर? पोस्टिंग तो कैपिटल अकाउंट में बाई PL सस्पेंस से ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब करते हैं अगली वर्किंग की बात, वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 2 किसकी करने चल रहे हैं हम? अबाउट गुडविल। यहाँ पर हमने लिखा वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ क्या? गुडविल। गुडविल में किस मेथड से आपसे गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सर गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से होता है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बताया गया है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अच्छा जी सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सर, बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकलता है सर एवरेज प्रॉफिट? वेरी सिंपल। एवरेज प्रॉफिट जितने ईयर के प्रॉफिट आपको दिए हैं उनका टोटल लगाइए, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन पे आ जाइए और चेक करिए आपको कहाँ कहाँ की इन्फॉर्मेशन है। तो सर 11-12 है, 12-13 है, 13-14 है, 14-15 है। तो सर ये आपके प्रॉफिट टोटल हो गए 10-11 से शुरू है, 30,000, 26,000, 24,000, 30,000 और 40,000। लॉस नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है, कुछ माइनस नहीं करना है हमें। सर फिर से रिवाइज कर लें हम वैल्यू कितना? तो 30 और 26, 30, 26, 24,000 ये हमें प्रॉफिट मिल गया। 30,000 प्लस 26,000 प्लस 24,000, 3 ईयर के प्रॉफिट हो गए। प्लस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो सर हमें 30, 26, 24 ये हमने लिख ही लिया। 30 एंड 40, ओके, 30,000 प्लस 40,000, ये हमारे 5 ईयर के प्रॉफिट हो गए। कितने से डिवाइड होते हैं सर ये? नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए सर हमारे? 5 हो गए। ओके सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स क्लियर हैं। तो 30, 26 पे 4 ऐड करोगे तो 30 और 20, 50, 30, 80 और 80 प्लस 1,20,000, 30, 50 यानी 1,50,000 अकॉर्डिंग टू मी। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है,
कंसेप्ट की जिम्मेदारी हमारी है, एग्ज़ाम में आपको ही क्वेश्चन करना है, तो इसलिए कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखेंगे। तो 30,000 सर गुडविल आ गई क्या? नहीं भाई, 30,000 तो अभी एवरेज प्रॉफिट आया है। अभी हम लोगों को निकालना क्या है सर? गुडविल निकालनी है। ठीक है सर, निकाल लेंगे गुडविल। 30,000 को एवरेज प्रॉफिट पे लिखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा 30,000, तो 30,000 इंटू 2 करोगे तो क्या निकल कर आएगा? ₹60,000। ये 60,000 क्या निकल कर आया सर? ये 60,000 निकल कर आया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकल कर आया? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की गुडविल कितनी निकल कर आई? फर्म की गुडविल सर निकल कर आई 60,000, 60,000 रुपये। सर काम यहीं पे ख़त्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ, अभी तो काम शुरू हुआ है। क्या हुआ है सर? अभी तो शेयर निकालना है। यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना लिखेंगे सर? 60,000 रुपीज 60। शेयर निकालना पड़ेगा सर। किसका शेयर निकालें सर? सीमा का। ओके सर, यहाँ पर लिखा शेयर ऑफ सीमा। सीमा का शेयर हमने निकाला कितना? 2/10 है सर शेयर, इनटू कितना किया? 60,000। तो सर 0 से 0 कैंसिल और 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर? 12,000 आया। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात। सर ये बता दीजिए कि न्यू पीएसआर क्या आपका बचेगा और आपका गेनिंग रेशियो क्या होने वाला है? तो 5:3:2 था। सीमा की डेथ हो रही है, लास्ट पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा? पुनीत और राहुल। पीएसआर 5:3 का। ओके, तो 5:3 पे चलते हैं। यानी जो ये 12,000 का डिवीजन होगा, उस 12,000 का डिवीजन किस रेशियो में होगा सर? सर 12,000 का डिवीजन होगा 5/8 और किस में होगा? 3/8, क्योंकि यही क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो बन जाएगा। यहाँ पर लिखा 12,000, यहाँ पर लिखा 12,000। हाँ, सॉल्व करें तो सर ये 1 टाइम जाएगा 1। ओके, ये आएगा 7,500। चेक कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 4,500। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आप सभी की है। सर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर एंट्री भी बता देंगे क्या? चलो एंट्री भी कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर का नाम क्या है? पुनीत और राहुल। जी सर, नाम तो कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे पुनीत और राहुल आ जाते हैं एंट्री में। क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको डेबिट करेंगे? राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखने वाले हैं? सीमाज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे सर? दोनों का टोटल लिखेंगे। 12,000 टोटल गुडविल है। यहाँ पे लिखेंगे कितना सर? 7,500 और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4,500 और इसी की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। और इसके पहले पीएल सस्पेंस वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में कितना आया था सर? तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आपका पीएल सस्पेंस आया था 4,000। आइए कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और कैपिटल अकाउंट में वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो पीएल सस्पेंस सर आपका आया 4,000। गुडविल में इन पुनीत की कैपिटलाइज 7,500 और राहुल की कैपिटलाइज सर 4,500। टोटल करें तो 12,000, ये 12 हो जाएगा दोनों का टोटल। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 60। तो सर ये आपका 64,000 तो हो जाना चाहिए टोटल। एक बार फिर से लगा लीजिए मेरे साथ, टोटल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका टोटल गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। सर और तो कुछ नहीं क्वेश्चन में छूट रहा है? एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं छूट रहा है। 44 फिर से चेक कर लीजिए, 40,000 है सर। सीमा की कैपिटल तो 40 है ही नहीं है, आप एक बार देख लीजिए सीमा की कैपिटल क्या है। सीमा की कैपिटल
40 ही है मेरे क्वेश्चन में, और तो सही है 64। कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात थी, उसको तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10%। इसका मतलब सर अभी एक वर्किंग और बची हुई है, उस वर्किंग के बिना हम लोग तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 3 पे चले चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर हमने लिखा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है सर फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सर फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू वर्किंग पीरियड अपॉन 12। अच्छा जी सर, अब ये बताइए सर कि कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में। तो कैपिटल है 40,000 जो मेरा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मेरे क्वेश्चन को अपनी बुक में सर्च करेंगे, कहेंगे मेरे बुक में ये लिखा है, मेरे बुक में वो लिखा है। बुक के क्वेश्चन से मतलब नहीं, कंसेप्ट सीखो। मैं बुक के क्वेश्चन को कॉपी बहुत कम करता हूँ, कभी रेयर केस में कॉपी करना पड़ जाता है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस वहाँ में मिल जाते हैं। तो आपको बुक के क्वेश्चन को कॉपी मत करिए, आप केवल बुक के जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पैटर्न सीखिए कि ऐसी वैल्यू, अब यहाँ पे 40 के बदले 50 दी होगी तो 50 इंटू रेट कर लोगे, 1 लाख दिया होगा तो 1 लाख लिया हो, तो वैल्यू को टैली कराने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके सर, कैपिटल 40,000 थी, रेट क्वेश्चन में शायद 10% था, मुझे याद आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए। हाँ जी सर 10% ही था। सर जब यहाँ तक आए तो एक बार कैपिटल और कंफर्म कर लेते हैं कि सीमा की कैपिटल कितनी है, 40,000 ही है सीमा की कैपिटल। ओके, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर 40,000, रेट कितना परसेंट लिया सर? तो रेट हम लोगों ने ले लिया 10%, और WP कितना ले लिया, 6 मंथ, 6/12 कर दिया। तो सर इसका मतलब ये हो गया 10% यानी 4,000, 6/12 का मतलब सर हो गया 2,000। तो 2,000 का क्या निकल कर आया, IOC, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अपने अकाउंट में चलते हैं जहाँ पर IOC की पोस्टिंग हम लोग लिख देते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाई IOC, जिसे हम पहले लिखना भूल गए थे। तो बाई IOC कितना लिख दिया सर, 2,000 की IOC लिखने से इसका टोटल हमारा आ जाए कितना, 66,000। ओके, यहाँ का भी टोटल कितना आ जाएगा सर, 66,000 टोटल आ जाएगा। देन क्या करने वाले हैं सर, इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको कोई बैलेंस तो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन में। जब कोई बैलेंस नहीं मिलेगा तो सर यही बैलेंस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए कह रहा था, क्या यहीं पर पेमेंट करेंगे? नहीं, पेमेंट तो आप एग्जीक्यूटर को कर रहे हो ना, सीमा को पेमेंट थोड़ी कर रहे हो, सीमा की तो डेथ हो रही है। तो पेमेंट कभी भी डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, और एग्जीक्यूटर अकाउंट के अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है, 68,000 एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्वेश्चन हमसे जैसा भी कहेगा कि कितना हमें पेमेंट करना है, कितना हमें पेमेंट नहीं करना है, एज पर द क्वेश्चन उतना पेमेंट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कैपिटल की इंफॉर्मेशन 40,000 दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन किया तो 68,000। अब क्वेश्चन कह रहा था कि सर आप इमीडिएट पेमेंट करो 15,500, उसके लिए डियर हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब तक हम एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, 2 लाइन का एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है, वो भी मेरे साथ सीख लो आप। तो यहाँ पर हमने लिखा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सेम वैसे ही आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके सर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में सिंगल कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत छोटा सा अकाउंट हम बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट
आप इसे लिख देंगे। पहला एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बता रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब भी इमीडिएट पेमेंट की बात करेगा डेथ के चैप्टर में, तो आपको वहां पर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखोगे, बाय एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर आप लिखोगे। कितना लिखोगे सर, जो वैल्यू आपकी आई थी कितना, 68,000 आई थी। और कितना इमीडिएट पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, तो क्वेश्चन में आपसे इमीडिएट पेमेंट करने के लिए कहा गया है कितना सर, 68,000 कहा गया है, सॉरी 15,500 पेमेंट शायद आपसे कहा गया है कि आपको करना है। हाँ सर, 15,500 का पेमेंट आपसे कहा गया है। तो टू कैश जो पेमेंट कहा जाता है उसको हम डेबिट में टू कैश दिखा देते हैं, 15,500 यहाँ पे पेमेंट दिखा देंगे। बाकी जो बचेगा टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट चला जाएगा। अभी उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के नाम पर रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल लगा देंगे सर, 68 यहाँ भी, 68,000 यहाँ भी। सिंपल आपका क्वेश्चन बनके तैयार। मैंने आपसे बार बार कहा कि बुक के क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट ना करें, बुक के क्वेश्चन से आप कंपेयर बिल्कुल ना करें कि बुक में ऐसा क्वेश्चन है, आपकी क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन सर थोड़े थोड़े टैली हो रहे हैं लेकिन आपकी वैल्यू अलग है। डियर, वैल्यूज अलग हो सकती हैं। कभी भी एग्जाम में बुक का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं आता है, आपको कंसेप्ट सीखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो 68 में 10 माइनस करेंगे तो सर 58, 58 में 5 माइनस करेंगे तो 53, 53 में 500 माइनस करेंगे तो 52,500 ये एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनकर तैयार हो गया। सॉरी, हाँ। तो क्या क्या बनाया सर हम लोगों ने सर इस क्वेश्चन में बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमने क्या बनाया सर, कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमने क्या बनाया सर, एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और आप सुन लें, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ऐसे ही लास्ट 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ जिसमें 98.8% का रिजल्ट एकेडमी का रहा है। मेरा ये मानना है कि एक टाइम में 100 बुक पढ़ने से बेहतर है कि 100 बुक को, एक ही बुक को 100 बार पढ़ा जाए। तो आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्वेश्चन पे कमांड बनाना है, क्वेश्चन पे आपको पूरी तरीके से सारे पॉइंट क्लियर होने हैं। हम स्टूडेंट्स को क्या देखते हैं, लास्ट 5 ईयर का ऑब्जर्वेशन क्या है कि बच्चों के आंसर आए नहीं, आंसर आते ही वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या सीखना था। बस आंसर आ गया, बुक से टैली हो गया, सर बुक में आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, बात खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन को करते समय अगर आप कहीं फंसे हैं, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आई है, तो उसका तरीका ये है, टॉपर्स का तरीका ये है कि नोट बनाकर आप उस पॉइंट को लिखें अपनी कॉपी में। चाहे आप एकदम बैक पेज पे जाएं, चाहे उसी क्वेश्चन के नीचे नोट बनाकर लिखें कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव सच प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को करते समय हमें ये प्रॉब्लम्स आई, ये प्रॉब्लम में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर जब एग्जाम टाइम में आप रिविजन करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन टाइमली हो जाएगा। एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका जल्दी से हो जाए इसका भी ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन आपका क्लियर हो इसका भी ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चैप्टर में अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल कब अच्छा होगा, जब आपने चैप्टर के कंसेप्ट को डीपली पढ़ा होगा, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। आप टाइम सेविंग कर ले जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर ले जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, 3 वैरायटी के बच्चे हैं। एक है जो पढ़ते नहीं, नालायक, बिल्कुल पढ़ते नहीं, वो कहते हैं कॉमर्स बहुत ईजी है सर, हमको कुछ करना और ना है नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, चाहे जो आप कर लो। एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ता तो है लेकिन वो कैसा पढ़ता है, आधा मन पढ़ाई में, आधा मन बाहरी दुनिया में। मतलब पढ़ा उसने, प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्टली क्लास में आ गए, फिर कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आया। माय डियर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप नहीं करोगे, मैं भी अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मुझे भी चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस का विषय है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस परफेक्शन उतनी ज्यादा। एक तीसरा बच्चा होता है जो बटर वर्क करता है, जो बिल्कुल एकदम माइंड वर्क, स्मार्ट वर्क करता है, उसको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिविजन करना है। रिटायरमेंट के साथ डेथ का हमें रिविजन करना है, रिटायरमेंट और डेथ में क्या सिमिलरिटीज हैं, हमें कौन कौन से एग्जाम्पल लगाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं,
ये बात उस बच्चे को पता होती है। एक सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि जितनी चीजें आप अभी मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम टाइम में आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, आप इतना डीपली चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऑल माय डियर्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉपिक को रिवाइज करते चलें, डिटेल में पढ़ते चलें, क्वेश्चंस लगाते चलें। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल टीचर कोई भी हो, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भी आपको पढ़ाएं, तब भी आपको बात समझ में नहीं आएगी। चलिए सर, आप कहते हैं तो हम आपकी बात को मानते हैं और हम इसको फॉलो भी करने वाले हैं। चलेंगे हम आगे टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सर अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं क्या? चलिए इसी क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। सर ये डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर था सर? पुनीत, राहुल और सीमा। और हमें क्वेश्चन में बताएगी कि इनकी बैलेंस शीट टैली हो रही थी या क्लोज हो रही थी 31 मार्च 2015 को। बैलेंस शीट की क्लोज होने के टाइम बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी और एसेट्स आपको दिए गए थे, जिसमें कैपिटल था, रिजर्व था, क्रेडिटर था, बिल्डिंग मशीनरी था, पेटेंट था, स्टॉक था और कैश था। क्वेश्चन ने आपको आगे बताया कि सर 1 अक्टूबर को सीमा की डेथ हो गई। किसी रीजन से पार्टनर की डेथ हो सकती है, डेथ का कंट्रोल हमारे आपके हैंड में नहीं है। तो सीमा की डेथ कब हुई सर? 1 अक्टूबर को। जब डेथ हुई तो उस टाइम आपको बताया गया कि सीमा को क्या क्या फर्म के थ्रू दिया जाना है। पहला पॉइंट कहते हैं कि सीमा के डेथ के टाइम फर्म की जो गुडविल होगी, उस गुडविल में से भी सीमा का जो शेयर आएगा उसे हमें पे करना है। गुडविल का कैलकुलेशन किस मेथड से करना है सर? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का प्रॉपर लेक्चर हमने आपको चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में, एडमिशन के चैप्टर में कंप्लीट पार्ट हमने कराया है। गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल हमने आपको 3 मेथड पढ़ाए हैं। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने साथ में आपको हिडन गुडविल भी पढ़ाई। साथ में हमने आपसे कहा कि गुडविल को कैलकुलेट करने का एनओटी मेथड है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, जो आप बीकॉम ऑनर्स या बीबीए में पढ़ोगे, सीएस या सीएमए के इंटरमीडिएट कोर्स में आप पढ़ोगे, सीपीटी में भी आपको फाउंडेशन में भी पढ़ने को मिलेगा। 12th में क्या लेक्चर है, क्या टॉपिक आपका है, टॉपिक जानना, टॉपिक के बारे में अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो आपको केवल 3 मेथड पढ़ने हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, जिनकी डिटेलिंग हो चुकी है, क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिन पे प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं, उनका रिवीजन आप करते रहें। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। सर बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए गए हैं, उनका टोटल करके 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। फिर हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे और गेनिंग रेशियो में गुडविल की एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री करने के बाद सर हमें तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कहां पर जानी है। ओके सर। फिर अगली बात आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर का सेम प्रॉफिट अराइज मान लिया जाएगा करंट ईयर में। ये बात आपसे कही जाए, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इस सेंटेंस का मतलब है कि आपसे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ के कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन ये आपसे कहना चाहता है कि जो प्रॉफिट आपका प्रीवियस ईयर में हुआ था, उसी प्रॉफिट को बेस मानते हुए करंट ईयर में आपको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कैलकुलेशन करना है। अच्छा जी सर, बिल्कुल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। आपने हमें बताया भी है कि टाइम के बेस पे कैसे कैलकुलेशन होगा, सेल के बेस पे कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, वो सारी बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है सर। देन आपसे कहा गया क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर आईओसी का जो रेट होगा वो 10% होगा। मैंने आपसे कहा डेथ के चैप्टर में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेट ऑफ आईओसी अपॉन 100 इनटू वर्किंग पीरियड अपॉन 12, यानी जितने महीने वो डेथ के पहले फर्म में काम करेगा, जितने मंथ वो फर्म में काम करेगा, उतने मंथ का आईओसी का कैलकुलेशन किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, आज के भी क्वेश्चन में आपने मेरे साथ वर्किंग आपने देखा। साथ में आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि पेटेंट की वैल्यू 16,000, मशीनरी की वैल्यू 56,000 और आपके बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 हो गई। जब आपने बैलेंस शीट में इनकी वैल्यूज को चेक किया तो पता चला कि पेटेंट की पहले वैल्यू 12,000 थी
आज की डेट में पेटेंट की वैल्यू 16 हो गई, यानी आपके पेटेंट की वैल्यू 4000 से इंक्रीज हो रही है। जब पेटेंट की वैल्यू 4000 से इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर। देन आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि मशीनरी की वैल्यू 56 हो गई। जब आपने बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू चेक किया तो बैलेंस शीट में आपको मशीनरी मिला 60 का, कह रहा है 56 होना है, मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। व्हेन द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सच डिक्रीजेस इज नोन एज लॉस, और इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा सर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात आपसे कही बिल्डिंग के बारे में कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹60,000। जब हमने बिल्डिंग की इस वैल्यू को, जो कि मार्केट वैल्यू है, जब हमने बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट की वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि हमारी वैल्यू 20,000 से इंक्रीज हो रही है। और वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब सर प्रॉफिट। जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है हमें प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। साथ में हमने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आप कभी भी कैपिटल, गुडविल और रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात आपने चेंज इन पीएसआर में सीखी, एडमिशन के भी चैप्टर में रिवाइज किया, रिटायरमेंट में भी रिवाइज किया, अब डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में भी आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। सो प्लीज इस पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। एक क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन में हर हाल में मिलना है। तो ये रिवैल्यूएशन के 3 आइटम थे। फिर हमने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस आता है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर यहां पर हम पुनीत को, राहुल को और सीमा को, तीनों पार्टनर को रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट देने वाले हैं। तो रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट आया था 20,000 और सीमा का शेयर निकला 2/10 4,000, जो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। ओके सर। फिर इतनी बातें थी। फिर सर आपसे क्वेश्चन में एक बात और कही गई जिसपे हमने देखा इमीडिएट पेमेंट के बारे में। जब तक क्वेश्चन में इमीडिएट पेमेंट की बात नहीं करेगा, चाहे वो रिटायरमेंट का चैप्टर हो चाहे डेथ का चैप्टर हो, हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे। जो भी बैलेंस निकल कर हमारे क्वेश्चन में आएगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट का जो बैलेंस आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन हमें क्लियरली मेंशन ना करे। और डेथ के चैप्टर में अगर आपसे क्वेश्चन पेमेंट करने की बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि डेथ के चैप्टर में डिसीज्ड पार्टनर को हम पेमेंट नहीं करते, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करते हैं, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा सर? वो अकाउंट होगा एग्जीक्यूटर का अकाउंट, और एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ही आप पेमेंट करोगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने मेरे साथ अकाउंट बनाया है। अगर आपसे जनरल एंट्री करता है तो आपने जनरल एंट्री के रूल पहले भी सीखे। आज की क्लास में फिर मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि जनरल एंट्री करते समय सर बस इतना सा रूल है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, 12th में तो हेल्प करेगा ही, बेसिक के चैप्टर में, साथ में जब भी आप अकाउंट पढ़ेंगे तो लेजर टू एंट्री और एंट्री टू लेजर कैसे बनता है ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेजर का मतलब जो अकाउंट होता है एक्चुअली में वो है लेजर, उसको लेजर हम बोलते हैं। जैसे इसमें क्रेडिट में जितनी बातें लिखी हैं जनरल एंट्री करते समय ये डेबिट हो जाएगा। यानी अगर हम एक सिंगल एंट्री करें तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल अकाउंट। इन सारी वैल्यू को टोटल करके एक सिंगल एंट्री पास हम कर सकते हैं। वैसे जब हमसे एग्जाम में यहां एंट्री पूछी जाती है तो हम सिंगल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि इंडिविजुअली हम एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर। डेबिट में जो आपका जाता है एंट्री करते समय ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी आपकी एंट्री बनेगी सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। टाइम की थोड़ी सी कमी है और साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर हम अभी पिक करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि विदाउट प्रैक्टिस चैप्टर में परफेक्शन नहीं आएगी। चाहे जितना आप, चाहे जितनी बार वीडियोज आप देखें, आपको
घर पर प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। बाकी रेफरेंस बुक जो भी है, चाहे वो डीके गोयल है, टीएस अग्रवाल है, एससी शर्मा है, वो सारी बुक्स में भी प्रैक्टिस के लिए आपको खूब अच्छे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में एक क्वेश्चन की सीरीज आपको कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही हैं, आपको पढ़ाई में हेल्प कर रही हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोज की टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।